बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, पीटीआई पार्टी नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान का ज़हनी तवाज़ुन ठीक है, कह रहे हैं पीटीआई पार्टी नहीं है, तो डर किस बात का है? आए इलेक्शन कराएं, देख लें पीटीआई पार्टी है कि नहीं। ना उनके सियासी कारकुनों को गिरफ्तार करवाएं, ना उनके लीडरान को उठवाएं, ना उनसे पार्टी छुड़वाएं, फिर आपको पता चले कि पीटीआई क्या है। आज उनकी मुलाकात हुई थी नवाज शरीफ से। नवाज शरीफ की मुलाकात का शायद ज़हन पर इतना असर हो गया कि वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म अपने आप को शायद बना के पेश किया कि कहते हैं कि पीटीआई फितना है, पार्टी नहीं है। राना सनाउल्लाह ने भी जो आज कहा है ना, वो भी बहुत गलत बात है कि एक बंदा जो कहता था सबको जेल में डालूंगा, अब जेल में है। तो ये तो टाइम चेंज होते वक्त टाइम नहीं लगता। यार करामत मुगल साहब थोड़ा देखें। सा और बोल लूं, बिलावल का भी थोड़ा सा जिक्र जी करता, जी जो मेरे ख्याल में बिस्मिल्लाह आपने फिर वन गो में बोलते रहना है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क्योंकि पराठा आपका इसके बाद आना है, तो आपने ना मुझे आप जरा बोलने नहीं देना। जल्दी करें फिर हाँ, वो बिलावल ठंडा ने हो भी कहा जाता है कि ये शेर नहीं बिल्ली, शेर अब बिल्ली बन गया हुआ है। मुझे मौका दे, मैं बताऊं वजीर आजम बन के इस कौम को कैसे तरक्की दिलानी है। यार, जो असल स्टेक होल्डर है अवाम, उनके पास जाएं, आपको पता चले कि वज़ीर आज़म किसने बनना है, पार्टी कौन सी है, फितना कौन सा है, जेल में बैठे बंदे की अहमियत क्या है, और आपने जो उस पर केसेस बनाए हैं उनकी अहमियत उनकी नज़र में क्या है। इमरान खान को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से ये बाहर रख सकते हैं, पीटीआई को इलेक्शन से बाहर कर सकते हैं, उन इलेक्शंस को मानेगा कौन? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, एक बात तो हमें शुरू में ही ना वो उसको बिल्कुल ऐसे निपटा देते हैं। हाँ। मिसाल के तो आपने कहा ना कि इमरान खान साहब को बाहर रख के कोई इलेक्शन मानेगा। तो ये क्या मेरी बात बातों से आपने सुनो, नहीं वही वही कह रहा हूँ। अगर आप इलेक्शन से इमरान खान को बाहर निकाल दें, पीटीआई को बाहर निकाल दें, तो आपके इलेक्शन को ये जमातें खुद भी तस्लीम नहीं करेंगी। लेकिन अगर आप इलेक्शन से इन पूरी पीडीएम की तमाम जो मिक्स अचार जमातें हैं इनको बाहर निकाल दें, पूरी दुनिया फिर भी आपके इंतखाबात को तस्लीम कर लेगी। ये इस वक्त ये नौबत आ चुकी है। इमरान खान साहब जो भी कहते हैं इंटरनेशनल फोरम पर, उनकी बात सुनी जाती है। पिछले साल जब इस्लामाबाद में ओआईसी कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उसी दौरान यहाँ पर ये साइफर साजिश के तहत अदम एतमाद की भी ताने बाने उस वक्त हिलाए जा रहे थे। उसी वक्त इमरान खान साहब ओआईसी के फोरम पर अफ़गानिस्तान के लिए जो अमरीकी इनखला के बाद जो एक सूरत हाल एक पैदा हो रही थी, इंसानी बहरान पैदा होने का ख़तरा था, उनके असासे मुजमद हो चुके थे, तो उनकी बात को तमाम इस्लामी ममालिक ने सुना था। फिर सबसे बढ़कर जो हमारे पास एक मिसाल है किसी भी इस्लामी लीडर की आलमी सतह पर उसकी कही बात की पजीराई होना, वो है जब अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान साहब ने नबी पाक की शान में गुस्ताखी करने के हवाले से और इस्लामोफोबिया के हवाले से उन्होंने तमाम मुसलमानों की तर्जमानी करते हुए मौक़िफ़ पेश किया था। और उस वक्त तो आप देखें कि इमरान खान साहब की उस एक तकरीर की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा ने 15 मार्च को, हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। इससे पहले कितने हमारे मुस्लिम ममालिक के जो रहनुमा हैं वो वहाँ पर तकरीरें कर चुके हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पर इस हवाले से आवाज़ उठा चुके हैं, लेकिन आज तक किसी की बात में इतना वज़न नहीं था, किसी की बात पर उन्होंने वो उसको खातिर में नहीं लाए और इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ उन्होंने किसी किस्म का कोई इक़दाम नहीं किया। इमरान खान साहब ने एक बात कही और उनकी उस बात को भी तस्लीम किया गया। और फिर आप देखें कि जब इमरान खान साहब दौरे रूस पे गए थे तो चेचनिया के सदर रहमान कादिरोव उनका नाम है, वो चेचनिया से रूस गए थे सिर्फ इमरान खान साहब से मिलने के लिए और इस बात का शुक्रिया अदा करने के लिए कि आपने अक़वाम मुत्तहिदा में जिस तरीके से नबी पाक की शान में आपने उनकी नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो बात की, मैं उस पर आपका शुक्रिया अदा करना है, उनके हाथ का बोसा लिया। तो ये तो इमरान खान का एक कद काठ है इन सियासी बोनों के मुकाबले में। मेरे ख्याल में तो ये शायद उसके टखनों तक भी नहीं पहुँचते अगर सियासी कद काठ की इंटरनेशनल फोरम पर उनके दरमियान अगर हम एक तकाबली जायज़ा लें तो ये इनकी इतनी इनकी वर्थ बनती है। दूसरी बात मौलाना साहब ने जो आज कही, देखें मेरे ख्याल में मौलाना साहब ना वो ख्वाब देख रहे थे कि मैंने नवाज शरीफ साहब को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाना है, लेकिन वो ख्वाब में ना चौथी मंजिल से गिर गए और उनको ना उनका कुछ दिमागी संतुलन उनका थोड़ा सा वो ख़राब हो गया। इसी वजह से संतुलन क्या होता है? तवाज़ुन। अच्छा, ये मुख्तलिफ वो ज़बानों का ना वो बड़ा अल्फाज का होता है ना, आप इधर उधर से वो कर सकते हैं। उर्दू वैसे भी लश्करी ज़बान है, इसमें बहुत सारे अल्फाज मुख्तलिफ ज़बानों से, फ़ारसी, अरबी, अफ़गानी, बहुत ज्यादा आगे हैं। जी जी, वो इसमें सारे आते हैं, इसलिए इसको लश्करी ज़बान इसको कहा जाता है। तो अब देखें कि मौलाना साहब दो बातें करते हैं। एक कि हम तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर, पिछले दिनों आपको याद है कि एपीसी का भी एक शोशा छोड़ा गया था
कि APC जो है वो मुस्लिम लीग नून बुलाएगी और उसमें तमाम सियासी जमातें शरीक होंगी। मुझे एक बात बताएं, ये इमरान खान साहब से शिकवा करते हैं कि इमरान खान साहब ने 5 साल इनको आगे लगाए रखा, इनको सुकून नहीं लेने दिया, इन पर उन्होंने क्रैक डाउन किया, या इनके ऊपर उन्होंने 3.5 साल ना 3.5 साल, ठीक है, इन्होंने इमरान खान साहब ने इनको, जैसे वो आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि उन्होंने एक शख्स था जो कहता था कि मैं इन सबको जेल में डालूंगा, ये बात करते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि गुज़श्ता 2018 के इंतखाबात के बाद असम्बली का इजलास था, तमाम अराकीन ने हल्फ उठाए और वजीर आजम का कायदे ऐवान का इंतखाब होना था, और कायदे ऐवान का इंतखाब हुआ, इमरान खान साहब वजीर आजम बन गए, और वो एक जो वजीर आजम बन गए उसके बाद PDM ने पहले दिन, ये जितनी भी सियासी जमातें थी, इन्होंने वहां पर क्या नारा लगाया था इमरान खान के खिलाफ, सिलेक्टेड। ये पहले दिन उस दिन असम्बली का इजलास था, पहला इजलास था, तमाम अराकीन ने हल्फ उठाया था और इन्होंने ये बात कही थी। और उसके बाद से देखें कि ये एक शख्स को, जिसके बारे में इन्होंने 2018 के इंतखाबात को किसी फोरम पर चैलेंज नहीं किया, इन्होंने 2018 के इंतखाबात के खिलाफ किसी अदालत से रुजू नहीं किया, और आप देखें कि इस सब के बावजूद ये इमरान खान के ऊपर इस तरह के इल्जाम तराशियां करते रहे, और इस बात के इकरार खुद शहबाज शरीफ साहब ने 2020 में किया कि 2018 के इंतखाबात से पहले जुलाई के महीने में ही मेरे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय पा गए थे। इसने, यानी शहबाज शरीफ साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी अगली हुकूमत के लिए काबीना के लोगों के नाम भी फाइनल कर लिए, तो किए भी किसके साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ। इस बात का इकरार इन्होंने खुद जंग ग्रुप में सुहेल बड़ाई साहब के एक इंटरव्यू में इन्होंने इस बात का इकरार किया था, इसको तस्लीम किया था। तो ये क्या बात करते हैं यार। तो अब जिस शख्स के साथ ये इस तरह का सलूक कर चुके हैं, फिर ये उससे ये भी तवक्को करते हैं कि ये उसके साथ अच्छा बर्ताव करे, और अब आप दोबारा ये चाहते हैं कि APC बुलाई जाए, PTI आपके साथ बैठे, तमाम मामलात आपके साथ डिस्कस करे, लेकिन आप उसकी जमात को कहते हैं कि मैं उसकी जमात को पार्टी तस्लीम नहीं करता, फिर आप साथ ये भी कहते हैं कि नौजवान जो है वो इस फितने से निकले, यानी आप PTI को सियासी जमात तस्लीम नहीं करते, आप PTI को फितना भी कहते हैं, फिर आप उसको साथ बिठाना भी चाहते हैं, आप इमरान खान को यहूदी एजेंट भी कहते हैं, फिर आप मौलवी हो के उस यहूदी एजेंट के साथ भी बैठना चाहते हैं। तो मौलाना साहब को भी चाहिए कि एक बार अपना किबला दुरुस्त करें। मेरे ख्याल में वो जैसे स्मार्टफोन होते हैं ना, तो उसके अंदर वो कंपस होती है जो डायरेक्शन बताती है आपको, मेरे ख्याल में मौलाना साहब की भी कंपस जो है ना वो उसको कैलिब्रेट करने की ज़रूरत है, कि ये एक बार उसको अपने आप को बैठ कर कैलिब्रेट करें कि इन्होंने क्या करना है। इनके नज़दीक इमरान खान यहूदी एजेंट है या नहीं है, PTI एक सियासी जमात है या एक फितना है, ये पहले इस बारे में बड़ा वाजे हो जाए, फिर दो टोक मौक़िफ़ लेके चले यार, आपका जो भी मौक़िफ़ हो, आपका एक नुक्ता नजर है ना। को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया, उन्होंने कहा उसको तो बच्चा करार दे, हाँ, बच्चों और बड़ों में फर्क होता है। मैंने आपको एक बात कही थी कोई हफ्ता 10 दिन पहले कि जब बच्चे जवान होते हैं ना, तो जवान होने के बाद ना वो वालिदैन से ना, अपने वालिद से खास तौर, क्योंकि सारा इंतजाम घर का सरबराह तो वालिद ही होता है, तो वो वालिद से ना हक मांगते हैं कि अब्बा मैं जवान हो गया हूँ, इसलिए अब कुछ फैसले करने का इख्तियार मुझे भी दिया जाए। तो वालिद जो होता है ना, वो चूंकि बच्चा उसने खुद पैदा किया, फिर उसको उसने परवरिश की, बड़ा किया, अपने हाथों में खिलाया पिलाया सारा कुछ, तो उस वक्त वालिद का भी जो दिल है ना वो कटने लगता है कि यार ये मेरा बच्चा, मैंने पैदा किया और ये अब मुझे कहता है कि अब्बा मुझे भी इख्तियार दे। तो वहां पर ना बाप बेटे के दरमियान थोड़ी सी वो टकराव तनाव की सूरत हाल पैदा होती है। इस वक्त बिलावल साहब के साथ, मौलाना साहब के साथ, आसिफ जरदारी साहब के साथ, मौलाना के साहबजादे के साथ, ये यहाँ पर यही सिचुएशन है। अब जो नौजवान नस्ल है ना, वो ये कहती है कि बुजुर्गो, अब्बा जी, अब्बो, सानू जड़ा है ना हुण इख्तियार दिओ, हुण असी सियासत करनी अपने हिसाब नाल, तुहाडी ओ 80-90 दी सियासत जिहड़ी है ना वो हुण नहीं चल सकती, दौरे हाजिर ने तकाजे। तो यही कहना है 70 साल के बाद घर बैठे वो जवान है, वो असल में वो ना अब आपको पता है कि सबसे ज्यादा मंत्रा क्या बेच रहे हैं। एक तो उन्होंने स्टेटमेंट बाहर, मुझे तो मजा आया कि शेर अब बिल्ली बन गया, लेकिन वो बिल्ली भी बिलावल से बड़ी है। तो एस्टैब्लिशमेंट को जितनी वो बिल्ली पसंद है ना वो उससे बड़ी है। 18वीं तरमीम, दोनों जानिब से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, 18वीं तरमीम को खत्म करना चाह रहे हैं। किसने खत्म करने की बात कहाँ से आ गई है? देखें, सागदार भी कह रहे हैं, बिलावल भी कह रहे हैं। देखें ये 18वीं तरमीम सूबों को, देखें बात सुने, सूबों को इख्तियारात मिलने चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सूबे उस इख्तियार को इस्तेमाल कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पर आप पिछले 15 साल में सिंध में
आप देख लें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, 18वीं तरमीम के तहत इनको जो इख्तियारात मिले, यार सिर्फ लाड़काना जैसे शहर में 700 से 800 अरब रुपए लग चुका है। तो वो तो भारत से आगे निकल 700 गया होगा। अरब रुपए एक शहर में लगना, आपको अंदाजा है कि ये वहाँ कितनी बड़ी एफिल रकम टावर है? बन चुका होगा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लेकिन आप वहां पे देख लें, ताजमहल बन आप चुका वहां होगा। पर देख लें उसकी क्या सूरत है। तो कहने का मकसद ये है कि सूबों को इख्तियारात होने चाहिए, नो क्वेश्चन, लेकिन आप उन इख्तियारात को इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? क्या आप उन सूबाई खुद मुख्तारी को सिर्फ अपने सियासी मकासद के लिए, अपने जाती फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? वहां पर जिस तरीके से सूबाइयत के नाम पर या सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर सिंध की जमीनों की बंदरबांट की गई, और जिस देखे ना वो फैजाबाद, वो जो बहरिया टाउन वाला केस था, जब ये 2019 में चल रहा था तो उस वक्त मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के वकील साहब ने, ये फारूक अजनायक साहब थे, 1 रुपए के बदले इन्होंने जमीन दी थी यार। ये तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि आप 460 अरब रुपए दें, तब इनकी आंखें फटी, इन्होंने कहा है 460 अरब रुपए, फिर ये आ गए जी हमें हिस्सा दो, ये तो हमारी जमीन थी, हमारे पैसे बनते हैं, हमें पैसे दिए जाएं। तो इनको देखें तो सही ना कि इनका वहां पर कंडक्ट क्या था। आखिर में मुख्तसरन बताएं, आपने भी सुनी हसन यूसुफ। वैसे डर खौफ ये है कि अगली हुकूमत बनेगी तो मैंने आपको कहा ना, पूरा सिस्टम ही ओवरहालिंग होनी है, इसकी पूरा इंजन जो है ना वो खत्म हो चुका है, तबाह हो चुका है। वो कर लीजिएगा, मैं दो जुमले बोलने हैं, पूरा सिस्टम आप ही बोलते हैं, मैं कौन सा? पूरा इंजन तबाह हो चुका है, धुआं छोड़ रहा है, और वो धुआं जो है ना वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोग भी उससे मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि वो धुआं रिवर्स आ रहा है। तो अब इंजन को ठीक करने की जरूरत है, और ठीक जब होगा ना सर, तो फिर उसमें बहुत सारे पुर्जे उसमें से निकलेंगे, बहुत सारे पुर्जे उसमें नए डाले जाएंगे, तो फिर ये चीजें तो होंगी। बताएं, कोर्ट रूम के अंदर बैठ के नवाज शरीफ से सवाल करना, सवाल भी नहीं जवाब ही बताना, नवाज शरीफ का कमेंट करना बनता था खबर मानिका के इंटरव्यू पे? यार मुझे एक बात बताएं, नवाज शरीफ साहब 4 साल असदुल्ला खान ने कुछ 4 स्टोरीज की हैं कि सुने फरमा थे और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट थे और उन्हें जॉब से निकलवा दिया। जी मुझे मेरी बात सुनो। नवाज शरीफ साहब 4 साल के बाद 21 अक्टूबर को वतन वापस पधारे थे, मतलब वापस आए थे, ठीक है, अच्छा, आए थे। हाँ। 4 साल के बाद इन्होंने पाकिस्तान के अंदर पहली तकरीर की थी, और पहली तकरीर में इन्होंने औरतों की किरदार कुशी शुरू कर दी थी यार। अपना वो दुखड़ा भी तो सुनाया था कि मैं जनाजे में क्यों नहीं आया था। सर देखे ना, जिसने हिम्मत करनी होती है ना, उसके उमर अयूब के वालिद का जनाजा था, दर्जनों मुकदमात थे, पुलिस और रियासती इदारे पीछे पड़े हुए थे सूंघते हुए कि कहाँ है उमर अयूब। पहुंच गया था ना वालिद के जनाजे में। जो गैरतमंद होते हैं ना सर, वो गिरफ्तारियों से नहीं डरते, वो पहुंच जाते हैं यार। वालदा अल्लाह उनको अब करवट जन्नत नसीब करे, बुजुर्ग हैं वो, जो मुसलमान जो भी इस दुनिया से गुजर जाए उसकी मगफिरत के लिए दुआ करनी चाहिए। तो आप देखें ना, तो आप आ जाते, आप उस जनाजे में शामिल हो जाते, अब भी तो आप गिरफ्तार हो जाते, आप हीरो बन जाते। लेकिन आपने मुख्तसर बिल्कुल कलील फायदे के लिए आपने अपना पूरी सियासी जमात को बनता था सर नहीं बनता था। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो बंदा 4 साल के बाद मुल्क में वापस आया और आते ही पहली तकरीर में वो औरतों के ऊपर आके फिर वो उनकी किरदार कुशी करे, तो फिर ये ब्लेजर इस कौम की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म बनने के है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाईजान। आपकी खवातीन आपकी आधी आबादी है तकरीबन, और आप उनके बारे में ये राय रखते हैं। क्या आपके जलसों में ये सारी चीजें नहीं होती रही? क्या आपके जलसों में तराने नहीं होते रहे? और देखें कि ये जो है ना, ये रक्स हो गया, या हर जो इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, सिंध हो, जीबी, आजाद कश्मीर, बलोचिस्तान, हर इलाके का अपना इलाकाई रक्स होता है, अपनी कल्चर होता है। मैं उस पर जा नहीं, तो ये क्या कि पर्सनल लाइफ पे सर नहीं करना चाहिए। 7 साल बाद आके शोहर, जाहिर है वो खुशी से तो नहीं इंटरव्यू, गन पॉइंट पे ही है, बिल्कुल है, ऐसा ही है, गन पॉइंट पे है, उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है, उससे जान बचाने के लिए। सर ये अंदर नवाज शरीफ साहब, वही नवाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने बेनजीर भुट्टो की किरदार को यार वो हमारे दोस्त है शहबाज राना साहब, उनका जुमला मैंने आपको वैसे बताया हुआ है। वो कहते हैं कि अगर एक बंदा 74 साल में नहीं ना बदला, अब कैसे तो कर सकते हैं कि 75 साल में वो बदल जाएगा? बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही बात है। और हमारे साफी दोस्तों का काम आप चेक करें, बस वो लुक में बना के ना, लुक में बना के वो पहुंच रहे हैं। साफी बहुत अच्छे, ठीक है, उनको ना लुक में बना के वो दे रहे हैं कि ये ले मियां साहब अब इसको जुगाली करें, बैठ कर खाएं और एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिया का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी? इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।